फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन अपने जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 19 हाइड्रोलॉजी। तो अपन इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे किस चीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था रेनफॉल को। हम स्टार्ट किया था रेनफॉल के बारे में, हम देख रहे थे कि रेनफॉल जो है हमारी कौन सी यहाँ पर इंडिया में कौन सी रेनफॉल होती है, उन सबके 2-3 पॉइंट हमने लिखे थे। अब रेनफॉल को हमको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ना है, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को हम मेजर कैसे करते हैं, किस तरह से रेनफॉल को मेजर करते हैं, किस यूनिट में करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेनफॉल जो है उसका मेजरमेंट हम करते हैं किसके द्वारा, रेन गेजेस। जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। तो रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज की सहायता से किया जाता है। एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, रेनफॉल और रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस। रेनफॉल और रेनफॉल इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रेनफॉल और रेनफॉल इंटेंसिटी। कोई एरिया है, मान लो ये हमारा 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया है। इस एरिया पर बारिश हुई, बारिश होने के बाद में हमने देखा पानी की डेप्थ कितनी थी। तो डेप्थ थी मान लीजिए पानी की 1 mm, ठीक है, या फिर मान लीजिए 10 mm इसकी डेप्थ थी पानी की। 1 mm मान लीजिए आप, 1 mm पानी की डेप्थ थी। अब पानी तो लेकिन वॉल्यूम के रूप में इस छत पर पानी किसके रूप में, वॉल्यूम के रूप में। कितनी वॉल्यूम हो गई, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 बाय 1000 मीटर। 1 mm है, mm को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 मीटर के रूप में। तो ये क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम हो गई, इतनी वॉल्यूम है। अब मैं कहूं कि भाई इतनी बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। या फिर मैं क्या कहूं, मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूं कि जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है, इसको हम डेप्थ के रूप में डिनोट करें तो कि भाई कितनी बारिश हुई है, ओनली 1 mm बारिश हुई है। जब मैं इसको 1 mm बोल रहा हूं तो इसके अंदर जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली क्या है, कांस्टेंट हो चुका है कि एक यूनिट एरिया के लिए बता रहे हैं अपन। तो अपन डेप्थ को किसके रूप में बताते हैं, रेनफॉल को किसके रूप में बताते हैं, डेप्थ के रूप में बताते हैं कि 1 mm बारिश हुई है, 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 1 इंच बारिश हुई है। mm सेंटीमीटर इंच किसी भी टर्म में, मतलब हमें डेप्थ की टर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। तो वो तो होती है हमारी रेनफॉल होती है। अब देखो ये जो आपने रेनफॉल थी आपने कैसे मेजर करी, आप आज 8:30, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, 8:30 AM पर हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। देखते हैं कितने AM पर, 8:30 AM पर हम देखते हैं कि रेनफॉल कितनी हुई है। अब मान लीजिए कि हम 8:30 बजे नेक्स्ट डे, आज हमने मेजर कर ली 8:30 बजे। अब मैं नेक्स्ट डे जाकर के और फिर देख रहा हूं, नेक्स्ट डे 8:30 बजे देख रहा हूं मैं जाकर के, कितनी डेप्थ थी, मुझे वहां पर मिली 5 mm डेप्थ। तो मैं क्या बोलूंगा कि आज 5 mm बारिश हुई है, यही तो बोलेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मैं ये तो पता कर लिया कि 5 mm बारिश हुई है, लेकिन 5 mm क्या पूरे 24 घंटे में बराबर बारिश हुई थी क्या, मतलब 24 का भाग दे दूं क्या इसमें, बिल्कुल गलत है भाई। 5 mm हो सकता है रात को 12 से 1 बजे के बीच में हुई थी, बाकी फिर बारिश ही नहीं हुई, ठीक है। तो हमें टोटल डेप्थ तो पता चल गई, लेकिन हमें क्या पता नहीं चला कि किस टाइम पे कितनी बारिश हुई है। तो ये हमारी रेनफॉल डेप्थ थी, इसको अपन रेनफॉल के रूप में बोलते हैं। ये आपको समझ में आया। अब बात आती है रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है कि रेनफॉल डेप्थ जितनी भी हुई है, रेनफॉल, अब मैं बोल रहा हूं भाई कि 12 से 1 बजे तक जो बारिश हुई वो हुई थी कितनी, 2 mm, और फिर 1 से 2 बजे तक भी कितनी हुई, 2 mm। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2 mm पर और बारिश हो रही है। 1 घंटे में कितनी बारिश हो रही है, 2 mm। 2 घंटे में कितनी होगी कि भाई कॉन्टिन्यूसली 10 घंटे तक बारिश चली, और उसकी जो रेट है वो क्या है, 2 mm पर, और 1 घंटे में 2 mm बारिश हो रही है। तो ये क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब किससे, हमारे टाइमिंग से, पर मतलब पर टाइम आ जाएगा, उसका मतलब रेट को बताएगा। तो ये होती है हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी। तो हम बता चुके हैं आपको कि रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है। तो रेनफॉल को हमेशा हम किस चीज के अंदर डिनोट करते हैं, इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं किसके रूप में, रेनफॉल को हम डिनोट करते हैं डेप्थ के रूप में, और रेनफॉल इंटेंसिटी को डेप्थ पर टाइम के रूप में। अब बात आती है रेन गेज की। तो रेन गेज हमारे कौन से होते हैं, रेन गेज क्या होती है, वो इंस्ट्रूमेंट जो रेनफॉल को मेजर करते हैं, जिसके द्वारा रेनफॉल मेजर की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज के और भी नाम से पुकारा जाता है इसको। कौन कौन से नाम होते हैं रेन गेज के, रेन गेज का और कौन कौन से नाम है, इसके दूसरे नाम है हमारा प्लवियोमीटर, ऑम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर, ओडोमीटर, रेन गेज को इन नाम से भी पुकारा जाता है। तो आप लिख सकते हैं
रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गेज के द्वारा किया जाता है और इन रेन गेजेस को प्लवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर, ओडोमीटर आदि नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक, रेन गेज को हम इन नाम से बोलते हैं। तो ये हमारे रेन गेज है। अब बात आती है रेन गेज होते कितने प्रकार के हैं, कौन सा स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से मेजर करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो रेन गेज होते हैं भाई, जो हमारे रेन गेज होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, एक होता है हमारा कौन सा, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप मतलब ये कौन से होंगे? ये हमारे वो रेन गेज होते हैं जिसमें केवल डेप्थ का मेजरमेंट किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई बारिश हमने नेक्स्ट डे 8:30 बजे, मैंने आज 1 तारीख को 8:30 बजे सुबह देखी थी तो रेनफॉल कुछ नहीं थी। अब मैं अगले दिन 8:30 बजे देख रहा हूं सुबह, तो जो रेन गेज थी, जो उसके अंदर जो डेप्थ थी पानी की, वो मुझको कितनी प्राप्त हुई, 5 mm। तो मैं क्या कहूंगा कि 1 तारीख को कितनी बारिश हुई है, 5 mm बारिश हुई है। 5 mm मैंने बोल दिया, तो ये तो रेनफॉल डेप्थ बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, किसको बता रहा है? ये रेनफॉल डेप्थ को बता रहा है। अब आपको ये पता चला क्या कि ये 5 mm बारिश जो हुई है ये कब से कब तक हुई है? हमको बिल्कुल पता नहीं चला। मतलब इस रेन गेज ने हमको बताया ही नहीं कि ये 12 से 1 बजे तक तो 1 mm हुई थी और 3 से 4 तक 3 mm हुई थी, फिर 1 mm। उसने तो केवल टोटल बता दी भाई इतनी बारिश हुई है। तो उसमें हमने रिकॉर्ड कर पाया क्या, किस चीज को? हम उसको क्या बोलते हैं, 2 mm पर और 3 mm पर, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी। तो इसने ये केवल किसको बता रहा है? ये केवल रेनफॉल डेप्थ को बता रहा है। रेनफॉल इंटेंसिटी को बता रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बता रहा है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि कब से कब तक कितनी बारिश हुई है। मतलब ये रेनफॉल इंटेंसिटी को नहीं बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज तो हमारे घर पर भी कोई सा मान सकते हैं हम भाई। इसमें डायमीटर, ये सारी चीज, इनका कोई सेंस नहीं रहता। वैसे मैं आपको बना दूंगा डायग्राम, आपको बताता हूँ सिंगल वे में। आप घर पे कोई अगर किसी ग्लास को भी लगा करके ऐसे मार्क करके रख दोगे ना, बिल्कुल फ्लैट भी एकदम सेम डायमीटर के सिलेंडर को आपने रख दिया किसी को भी, अगर मैं इस मार्कर को रख देता हूँ तो उसके अंदर भी क्या है, उतनी ही बारिश होगी भाई। इसका जितना एरिया है उस एरिया में समान बारिश ही तो होगी, थोड़ा बहुत विचलन चलता है, लेकिन आप किसी से भी मेजर कर सकते हो। तो जो इसके अंदर जो डेप्थ है, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या रहेगी आपकी रेनफॉल। तो आप किसी को भी रेन गेज बोल सकते हैं अपन एक तरह से। अपन घर पे मैंने बाल्टी रख दी, लेकिन वो सिलिंड्रिकल थी, बिल्कुल ऊपर टॉप और बॉटम दोनों सेम डायमीटर के थे। उसमें मैंने ग्रेजुएट कर दिया, ग्रेजुएट का मतलब मार्किंग कर दी, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, तो वो भी क्या है, रेन गेज है। लेकिन यहाँ पर क्या पर्टिकुलर डायमेंशन का इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब समझ गए आप कि घर पर अपन जो भी अगर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरीके के, जिसमें ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, रेनफॉल इंटेंसिटी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। तो अब मैं आपसे बात करता हूं नॉन रिकॉर्ड। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कौन से होते हैं? ये वो रेन गेज होते हैं जिसमें रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। या अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, विच डज नॉट मेजर्स रेनफॉल इंटेंसिटी, जो रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर नहीं करते, या फिर जो केवल रेनफॉल डेप्थ को मेजर करते। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जो केवल रेनफॉल डेप्थ को मेजर करते हैं। ठीक, ये करते हैं केवल रेनफॉल डेप्थ को मेजर करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर नहीं करते। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं यहां पे, कि जो रेनफॉल डेप्थ व रेनफॉल इंटेंसिटी दोनों को मेजर करते हैं। ये दोनों को मेजर करते हैं, केवल एक को मेजर करता है। तो जो अपना रिकॉर्डिंग टाइप जो रेन गेजेस है ना, रिकॉर्डिंग टाइप जो हमारे रेन गेजेस हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं आपसे, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा है हमारा, ये हमारा कौन सा है, साइमंस रेन गेज। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइमंस रेन गेज, ये है इसका एग्जाम्पल। और अगर मैं बात करता हूं कौन से रिकॉर्डिंग टाइप, तो ये हमारे 3 हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारा
टिपिंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, दूसरा है हमारा वेइंग बकेट टाइप, और तीसरा है हमारा कौन सा, नेचुरल साइफन, या इसका दूसरा नाम है फ्लोट टाइप रेन गेज। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 3 प्रकार के हो गए ये। अब देखो पहले मैं इनके आपको वर्किंग प्रोसीजर बता देता हूं कि ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, समझेंगे केवल इनको, समझना इंपॉर्टेंट है। इनमें जो डेटा काम का है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, इसके नीचे पॉइंट बना करके आप समझ लेंगे तसल्ली से। साइमंस रेन गेज में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारा, एक तरह का हमारा क्या सिलिंड्रिकल, एक जार टाइप का होता है सिलिंड्रिकल कंटेनर, उसको हम क्या है एक सीसी की हम वो बनाते हैं, फुटिंग टाइप बनाते हैं, और उस बेस के अंदर जो सीसी का जो हमने ब्लॉक बनाया, चबूतरा बनाया है, उस चबूतरे के अंदर हम उसको गाड़ देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा स्लोपी रहता है, जैसे हमारी स्टेप्ड फुटिंग रहती है ना, इस तरीके की रहता है, वो स्लोप्ड फुटिंग रहती है, सॉरी। तो उस तरीके का रहता है हमारा, एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं, उसका डायमेंशन फिक्स रहती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। उसमें हमने क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल जो कंटेनर था उसको डाल दिया, उस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर अब हम क्या एक छोटा सा मान लीजिए ग्लास टाइप का रख देते हैं, और उसके ऊपर क्या है एक फनल होती है ना, जैसे हम कैरोसिन वगैरह, जैसे हम कैरोसिन डालना है मेरे को किसी बोतल के अंदर, तो हम क्या करते हैं एक फनल लगाते हैं कीप टाइप की, उस फनल में से ऊपर से हम कैरोसिन को डालते हैं, तो आराम से वो चल जाता है, वो फैलता नहीं इधर उधर, उस तरह के एक फनल लगाते हैं। तो हमने क्या किया वो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, पहले यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो अब आपको समझ में आएगा यहां से अच्छे से। ये हमारा सीसी ब्लॉक चबूतरा जैसे बोलते हैं अपन, चबूतरा बना दिया 60 बाई 60 बाई 60 का है ये, और इस चबूतरे में हमने क्या उसको पूरे कंटेनर सिलिंड्रिकल कंटेनर को हमने गाड़ दिया। और ये सिलिंड्रिकल कंटेनर जो इसका डायमीटर कितना है 127 mm, लगभग एक 5 इंच हो गया भाई, ये लगभग कितना हो गया 5 इंची। तो इसका डायमीटर है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायमीटर इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको साइज पूछे ना तो साइज का मतलब क्या, हाइट से नहीं पूछ रहा वो किससे पूछ रहा है, डायामीटर से। साइज के लिए उसको आपको हाइट के लिए वो आप बोलेगा आपको कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो कितना 127 mm या फिर 5 इंची। साइमंस रेन गेज की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर ये फनल लगाया हुआ है, और फनल के बाद में क्या है, यहाँ पर ओपनिंग होती है, खुला रहता है, बारिश होगी पानी इसके अंदर फनल में आएगा, और फनल से किस में जाएगा, इस ये जो हमारा कंटेनर है नीचे इसके अंदर जाएगा पानी। ठीक है,
इसकी जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से टोटल हाइट कितनी होती है 305 mm, ये भी इंपॉर्टेंट है, या अप्रोक्सीमेटली अपन इसको कितना बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 30.5 mm है ये ग्राउंड लेवल से 30.5 mm, टोटल हाइट कितनी हो गई, ये ग्राउंड लेवल के समथिंग ही रहता है, अंदर गड़ा हुआ ये 30.5, ये बहुत माइनर स्लोप होती है, ये मैंने दिखा दिया आपको, ज्यादा ये माइनर सी स्लोप होती है, ऐसे लगभग स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका साइज क्या है 60 बाई 60 बाई 60 लिखा हुआ है। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कंक्रीट ब्लॉक का साइड, ठीक है, ध्यान रहिए 60 सेंटीमीटर है, मतलब 600 mm, 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, इसका डायामीटर 127 mm या 5 इंच, और एक इसकी हाइट, टोटल हाइट है ये जो कंक्रीट सरफेस है उससे ऊपर कितना है 203 प्लस 25.4 प्लस 25.4, तो ये अपना लगभग नहीं तो 250 करीब हो गया, तो 250 mm तो ये हो गया हमारा, 305 ही है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, बारिश होगी, पानी इस फनल में जाएगा, फनल से इसके अंदर जाएगा, उसकी डेप्थ को हम मेजर कर लेंगे। आपको पता चल पा रहा है कि अब नेक्स्ट डे हम जाकर के क्या करेंगे, इस कंटेनर को निकालेंगे अंदर से निकाल करके हम देखेंगे कि कितनी इसके अंदर पानी की डेप्थ, और जो डेप्थ होगी वही हमारी क्या होगी, रेनफॉल डेप्थ कहलाएगी, या फिर उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। इस तरह से हमारी क्या ज्ञात होती है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ये वाले जो रेन गेज हमारे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कहलाते हैं, इसमें हम ज्ञात ही नहीं कर पा रहे कब से कब तक कितनी बारिश हुई थी। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं रिकॉर्डिंग टाइप का, जिसमें रेनफॉल के साथ साथ हम रेनफॉल इंटेंसिटी को भी ज्ञात कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे 3 मेथड हैं, तीनों का लगभग एक ही प्रोसीजर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला है टिपिंग बकेट टाइप, दूसरा है वेइंग बकेट टाइप, और तीसरा है नेचुरल साइफन या फिर फ्लॉट टाइप रेन गेज। टिपिंग बकेट टाइप में क्या होता है, तसल्ली समझेंगे इसको। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में 2 बकेट रहती हैं, ठीक है, एक ही लेवल पर लगी हुई छोटी छोटी सी ढक्कन टाइप के, मान लीजिए बस इतनी इतनी सी बकेट रहती हैं, और एक बकेट में पानी आता है, जैसे ही पानी आएगा उसके अंदर बारिश होगी, बारिश होकर के वो बकेट के अंदर पानी आने लगा, उस वाले बकेट में पानी आते ही एक उसका लेवल नीचे जाएगा और दूसरी वाले का लेवल क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। एक लेवल तक जाने पर वो ऑटोमेटिकली क्या है, पलट जाएगी, ठीक है। वो जो बकेट है इस तरह से हिंज्ड रहती है, मान लीजिए इसके अंदर मैं इस तरह से एक बकेट को लगा रहा हूँ, यूं लगा रहा हूँ, इसमें पानी बढ़ते बढ़ते एक लेवल के बाद में क्या हो जाता है भाई, दोनों इस आर्म पर लगी हुई है दोनों बकेट, एक यहाँ पर लटकी हुई है, एक यहाँ पर लटकी हुई है। जब आप इस वाली दोनों खाली हैं, जब बारिश होगी तो एक ही बकेट भरती है, जब ये वाली बकेट भर रही है और ये वाली खाली, तो ये नीचे जाएगी या ऐसे, तो नीचे जाएगी तो एक टाइम पर क्या हो जाएगी, वो ये भारी ज़्यादा हो गई, वो हल्की ऊपर पहुंच गई, तो पानी पूरा पूरा नीचे पलट जाएगा। जब पानी नीचे पलट जाएगा तो फिर से ये इसी लेवल में आ जाएगी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद का नीचे गिरना। तो इस तरह से पानी पूरा नीचे चला गया, जिस टाइम पानी नीचे जाएगा उस टाइम वहां पर क्या है, एक ग्राफ टाइप का रहता है, और एक मार्क करने के लिए पेंसिल, पेन या मार्कर कुछ लगा रहता है, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। तो जैसे ही वो नीचे आएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो नीचे क्या है वो कंटेनर के अंदर गिरेगा ना पानी, जो पानी है बकेट का कहां पर गिरेगा, कंटेनर में। पूरे इंस्ट्रूमेंट है ये एक, कंटेनर में जैसे ही गिरेगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, बढ़ती वहां पर ऑटोमेटिकली इस मार्कर से इस तरह से मार्किंग हो जाती है। तो उससे क्या है, पता चल जाता है कि कब से कब तक क्या मार्किंग थी, कितनी बजे से कितनी बजे तक। तो उससे अपन क्या ज्ञात कर पाते हैं कि बारिश टोटल कितनी हुई है, वो तो अपन निकाल लेंगे, कंटेनर में टोटल डेप्थ कितनी है पानी की, और उससे ये भी पता चलता है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या थी, मतलब कब से कब तक कितनी बारिश हुई है। ये जो है टिपिंग बकेट टाइप, हिली एरिया में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं टेलीमेंट्री रेन गेज के रूप में। टेलीमेंट्री रेन गेज के रूप में किसका यूज करते हैं अपन, हिली एरिया में, टिपिंग बकेट का। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में हिली एरिया में बेस्ट सूटेड कौन सा है, 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, साइमंस, टिपिंग, वेइंग, नेचुरल साइफन। बेस्ट सूटेड कौन सा है, ओनली टिपिंग बकेट टाइप। बात क्लियर है, इसी का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। सेकंड है हमारा वेइंग बकेट टाइप, इसमें भी सेम प्रोसीजर है लगभग। और तीसरा हमारा कौन सा है, ये नेचुरल साइफन या फ्लोट टाइप रेन गेज। इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लोट लगा होता है और इस तरह से अरेंजमेंट होता है पानी का और हमारे मार्कर का और ग्राफ का। मतलब चारों तरफ क्या है, एक ग्राफ यूं लगा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है, और वो क्या है 360 डिग्री पे घूमेगा, यूं 360 डिग्री घूमेगा 24 घंटे में, धीरे धीरे घूमेगा ऐसे वो। तो ग्राफ जो वो यूं घूमता रह रहा है। तो आप सोचो, इमेजिन करो, ये जो बोर्ड है ये यूं घूम रहा है गोल गोल, अगर इसकी सरफेस ऐसी है, कैसे घूम रहा है, यूं गोल गोल घूम रहा है। और इससे मैंने किसको टच कर दिया, इससे मैंने टच कर दिया इस पेन को, इस तरह से फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये तो 360 डिग्री जाएगा ऐसे, अब बारिश नहीं हो रही, लेकिन ये तो चलता रहेगा। ये है ये ग्राफ, ये जो हमारा बोर्ड है ये तो घूमता रहेगा, बारिश हो चाहे मत हो, ये तो 360 डिग्री घूमेगा 24 घंटे में। मैंने रात को 12 बजे से देखा, बारिश नहीं हो रही थी, ये घूमेगा तो इसकी लाइन अपने आप खिंच जाएगी। ये जब आगे जाएगा
तो इस पर लाइन अपने आप खिंच जाएगी, मार्कर वहीं रह जाएगा। तो लाइन खिंच रही, लाइन कैसी बन रही है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों बन रही है भाई? बारिश ही नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही तो कांस्टेंट लाइन बन गई, यूं का यूं टच हो गया। और लेकिन इसके पीछे जो है एक फ्लोट का अरेंजमेंट रहता है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? ये हमारा कंटेनर था जिसमें यहाँ पानी भरा हुआ है, एक यहाँ पर फ्लोट लगा हुआ है, और उस फ्लोट से ही हमारा क्या लगा हुआ है? ये मार्कर। फ्लोट का मतलब एक हल्का सा कोई भी बॉल, मान लो आपने हमारे जो हमारे WC होती है, वाटर क्लोसेट, आपने देखा होगा पीछे सिस्टर्न होता है, इसको हम नीचे करते हैं, फ्लश करते हैं जब हम, तो नीचे करते हैं तो पानी उसमें चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, उस सिस्टर्न में अपने आप पानी भरने लगता है, भर करके एक टाइम पे पानी क्या है, स्टॉप हो जाता है। ये थोड़ी उसमें से ओवरफ्लो होता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि उस सिस्टर्न के अंदर ये जो पानी है, पानी के ऊपर क्या एक मैकेनिज्म लगी होती है, उसमें एक फ्लोट होता है हल्का सा। तो जैसे जैसे ये पानी का लेवल बढ़ेगा इसमें, और ये इसकी छत है, तो जो फ्लोट है इसकी छत को टच कर जाता है, और उसी टाइम वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वाल्व बंद हो जाता है, तो पानी का लेवल यहाँ तक भर पाता है, ओवरफ्लो नहीं होता। वो होता है हमारा फ्लोट। ऐसे यहाँ पर फ्लोट होता है, एक हल्की सी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, ये फ्लोट जो है पानी के, जैसे जैसे बारिश होगी तो ये लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फ्लोट भी ऊपर होगा, और इससे अटैच्ड जो हमारा मार्कर है या पेन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे यूं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया, बारिश बंद होगी तो फिर से वही हॉरिजॉन्टल। पहले हॉरिजॉन्टल चल रहा था, बढ़ने लगा, कम ज्यादा हो रही है बारिश तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बढ़ने लगा, कम ज्यादा हो रही तो फिर ऐसे ऐसे होगा, इस तरह से। तो इस तरह से क्या है, हमको पता चल जाएगा कंप्लीटली कि जो बारिश है कितनी हुई है, कब से कब तक हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल टाइप, और फ्लोट मौजूद होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट टाइप रेन गेज। तो मैंने इनके बारे में आपको बताया किस तरह के रेन गेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, पहला तो यही था जो हमारा ये साइमंस रेन गेज के बारे में बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन क्या बनते हैं, स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है? भाई नॉन रिकॉर्डिंग आपको एक ही तो दिख रहा है, साइमंस रेन गेज। जो दिख रहा है वही होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा होता है, साइमंस रेन गेज। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर रिकॉर्डिंग पूछ रहा है। अब अगर वो रिकॉर्डिंग पूछ रहा है तो कौन सा होता है हमारा स्टैंडर्ड, जो माना जाता है किसको मानते हैं हम, नेचुरल साइफन या फिर फ्लोट टाइप रेन गेज को। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन साइमंस रेन गेज, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग, और स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप नेचुरल साइफन। और अगर पूछता है आपसे कि हिली एरिया में बेस्ट सूटेड कौन सा है, तो टिपिंग बकेट टाइप हिली एरिया में बेस्ट सूटेड होता है। अब बात आती है कि जो हमारे रेन गेज के लिए जो एरिया है, रेन गेज को कहां पर लगाया जाए। आप खुद भी सोच सकते हैं इसको कि रेन गेज आप कहां पर लगाओगे, बताओ। खुले एरिया में लगाओगे या ऐसी जगह लगाओगे जहां पर क्या है, खुला एरिया नहीं हो, कुछ बाधाएं हो, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऐसी जगह लगाओगे कि ये बिल्डिंग खड़ी है दोनों तरफ बड़ी बड़ी और आपने बीच में धर दिया गली में नीचे, ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक इसको अपन ओपन एरिया में लगाते हैं, और जिसका मिनिमम साइज जो है 5.5 बाय 5.5 मीटर लिया जाता है। कम से कम इतना मीटर तो होना चाहिए ओपन स्पेस, 5.5 बाय 5.5 मीटर का। उसको भी अपन नीचे डैश लगा करके लिखेंगे। और क्या है इससे रिलेटेड पॉइंट हमारे, कि जो हमारा रेन गेज है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन से दूरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा इलाका है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है कि यहाँ पर भी बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग है, और हमें रेन गेज भी लगाना है। अब ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम कहाँ पर लगाएं, ऐसी प्लेस पे लगाएंगे, ऐसे प्लेस पे लगाएंगे जहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना उससे रेन गेज की दूरी 30 मीटर रखेंगे अपन, या फिर या तो 30 मीटर रखेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे, जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना उसकी हाइट का दुगना, 2 इंटू में हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इन दोनों में से जो भी वैल्यू क्या आएगी हमारी, मैक्सिमम, हम उतनी दूरी पर रखेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन से कितनी दूरी पर रखा जाता है, या तो 30 मीटर या फिर 2 गुना में हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम आएगा उतनी दूरी पर हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट हमारी कितनी है, वो है 10 मीटर। तो आपने देखा या तो भाई 30 मीटर दूर रखेंगे इस ऑब्स्ट्रक्शन से, भाई इसकी मान लीजिए हाइट कितनी है 10 मीटर है, या तो इससे कितना रखेंगे अपन 30 मीटर की दूरी पर रखेंगे, या फिर 2 गुना हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है 10, 10 दूनी 20, तो 30 और 20 में से मैक्सिमम क्या है 30। तो हम इससे कितनी दूरी पर रखेंगे, 30 मीटर दूरी पर रखेंगे। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट कितनी है 20 मीटर, तो अब देखते हैं हम, तो हमारा क्या आंसर होगा 30 मीटर या फिर 20 गुना 2 बराबर
40। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 40 मीटर। अब हम कितनी दूरी पर रखेंगे 40 मीटर पर। तो ये हमारा क्राइटेरिया है कि कितनी दूरी पर रखा जाए। एक हमको जो हमारा जीओआई मैनुअल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल या फिर आईएमडी डिपार्टमेंट का जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये हमें क्या बताता है कि जो आप अपने क्षेत्र में जो भी लगा रहे हो आप रेन गेज, जितने भी रेन गेज लगा रहे हो उनमें से 10% रेन गेज, मिनिमम 10% रेन गेज कैसे होने चाहिए, वो भाई रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सारे सारे साइमंस रेन गेज लगा दिए, नहीं, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग टाइप नहीं होने चाहिए सारे, उनमें से कम कुछ रेन गेज कैसे होने चाहिए हमारे, वो होने चाहिए हमारे कैसे रिकॉर्डिंग टाइप। और रिकॉर्डिंग टाइप कितने परसेंट होने चाहिए 10%। इंपॉर्टेंट डेटा ये। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर टोटल 10 रेन गेज लगाने हैं मेरे को, तो 10 में से एक रेन गेज तो मैं कैसे लगाऊंगा कम से कम रिकॉर्डिंग टाइप। अब चाहे आप ये कम से कम वैल्यू है, एक से आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी 4 भी, तो मिनिमम आप कितने लगाओगे 10% तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये सब बातें थी इससे रिलेटेड। तो आप इस डायग्राम को बना लेंगे। इस डायग्राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। इसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड लेवल से, या टोटल डेप्थ कितनी होगी 305 mm या 30.5 सेंटीमीटर, लगभग बराबर 30 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है भाई कंटेनर का या साइमंस रेन गेज का 127 mm और वी कैन से 5 इंचेस। ओके, और उसके बाद में जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है उसकी डेप्थ 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे इससे रिलेटेड। अब आप क्या करेंगे, ये जो भी आपने ये बनाया है ना, ये मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल में ये फ्लो चार्ट बनाया है, उसके नीचे आप ऐसे डैश लगा लगा करके लिखते जाएंगे, पॉइंट बना बना करके। पहला पॉइंट डैश लगा करके इसके नीचे लिखेंगे हम। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, इस तरह से लिखेंगे, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। कौन सा है भाई ये, साइमंस रेन गेज। स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज, ये कौन सा है भाई, नेचुरल साइफन या फ्लोटिंग रेन गेज। तीसरा पर पॉइंट लिखेंगे क्या, हिली एरिया में, कौन से एरिया में, हिली एरिया में टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज बेस्ट होता है। ठीक, 3 पॉइंट हो गए हमारे। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या लिखेंगे, किसी भी एरिया में मिनिमम 10% रेन गेज रिकॉर्डिंग टाइप लगाए जाते हैं। तो अपने 4 पॉइंट हो गए। किसी भी एरिया में मिनिमम 10% रेन गेज रिकॉर्डिंग टाइप लिए जाते हैं या लगाए जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेन गेज को ओपन एरिया में लगाया जाता है। रेन गेज को ओपन एरिया में लगाया जाता है, वह मिनिमम ओपन एरिया 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कितना लेते हैं 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर। अब लिखेंगे रेन गेज, नेक्स्ट लिखेंगे रेन गेज की ऑब्स्ट्रक्शन से, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, कुछ भी हो सकती है, बिल्डिंग, पेड़, पोल, कुछ भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन से मिनिमम दूरी निम्न प्रकार ली जाती है, कैसे लेते हैं भाई,
30 मीटर या फिर जो हमारी 2 गुना में हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, उतनी ही हम लेंगे। इसको लिख देंगे। इसके बाद में एक पॉइंट अब मैं आपको बताता हूं, ये तो मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल था, तो ये रेनफॉल से रिलेटेड मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, क्या रेनफॉल की बात है, रेनफॉल मेजरमेंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं स्नोफॉल का मेजरमेंट, वो भी थोड़ा सा बताया तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतना, पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्नोफॉल का मेजरमेंट, भाई ये तो बारिश की बात थी, अब हम बर्फ़ को कैसे मेज़र करें, बर्फ़ को कैसे मेज़र करते होंगे भाई, जिस जगह बारिश ही नहीं होती, बर्फ़बारी होती है, जम्मू कश्मीर साइड में, हिमालय पे, वहाँ पर हम कैसे ज्ञात करें, क्या चीज़ ज्ञात करें, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 चीज़ होती है, स्नो को, बर्फ़ को क्या करते हैं, जैसे कुछ जगह तो बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है और ऐसे इलाके ओपन एरिया, आपने देखे होंगे कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, बर्फ़ को हटाई जाती है जेसीबी वगैरह से, ठीक है, तो क्या करते हैं उस जगह पे बर्फ़बारी हो रही है, एक लेयर ये आ गई, फिर ये होती जा रही है, लेयर बढ़ती जा रही है, उन जगह तो हम क्या करते हैं, केवल डेप्थ देखते हैं डायरेक्टली। और डेप्थ कैसे देखोगे, अब यहाँ पर लगाओगे मीटर, कुछ नहीं, जैसे हमारे स्टाफ होता है ना, स्टाफ किसमें, सर्वेइंग के अंदर, ऐसे यहाँ पर क्या है, एक तरह की रॉड होती है, इस तरह से रॉड होती है, उस पर मार्किंग होती है, ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे, और फिर क्या करते हैं हम उसको लेकर के 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे इस तरह से मार्किंग होती है, उसको हमने बस यूं कर दिया, जमीन पे जैसे टच हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे भाई इस तरह से निकाल करके, यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा ये पूरा पूरा डूब चुका है, ये किसमें, स्नोफॉल के अंदर, ये पूरा पूरा ढक चुका है, हमने निकाल करके देख लिया भाई 3 मीटर स्नोफॉल हुई है, आज कितनी हुई है, 3 मीटर। तो इस तरह से, तो वो जो हमारी, इसको क्या बोलते हैं, स्नोफॉल डेप्थ के रूप में तो बताया है, 3 मीटर डेप्थ थी, 2 मीटर डेप्थ थी, 1 मीटर डेप्थ थी, तो ये थी डेप्थ के रूप में। तो हम स्नोफॉल का मेजरमेंट किसके रूप में होता है, तो डेप्थ के रूप में होता है, या फिर होता है हमारा किसके रूप में, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नोफॉल। अब ये इसकी टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो डेप्थ के रूप में हम करते हैं ना, मैं इसको चार्ट के रूप में बनाता हूं आपको, स्नोफॉल मेजरमेंट 2 तरह से होता है हमारा, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, डेप्थ के रूप में कितना स्नोफॉल हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया आपको, ये समझ में नहीं आया कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, इसका मतलब ये है भाई, मैंने मान लीजिए 1 बाल्टी भर के मैंने देख लिया कि इसमें 1 बाल्टी पूरी भर गई मेरी स्नो से, मैंने बाल्टी खाली बाल्टी रखा था और कितना स्नोफॉल हुआ कि पूरी पूरी बाल्टी भर गई, और बाल्टी की जो डेप्थ थी वो मान लीजिए 1 मीटर थी, लगभग 3.28 फीट थी, ठीक है। तो अब हमने डेप्थ के रूप में तो बता दिया कि 1 मीटर स्नोफॉल हुआ है। अब मैं बता रहा हूं कि इससे अगर ये बर्फ पिघलती है, पिघलेगी तो भाई वहां पर क्या होगा, पानी रन ऑफ के रूप में बहेगा, तो उससे कितना पानी बन जाएगा, हम ये देखना चाह रहे हैं हम। तो हम कैसे देखेंगे, भाई बर्फ पिघल जाए, पिघल करके मान लीजिए 3.28 मतलब 1 मीटर जो बाल्टी की जो डेप्थ थी उतनी स्नो थी उसके अंदर, तो क्या उतना ही पानी होगा, बिल्कुल नहीं, उससे क्या होगा, कम होगा। तो हम उसको पिघलने देते हैं, पिघलने कैसे देंगे, उस स्नो को आपने गर्म कमरे में रख दिया, या फिर उस बाल्टी के चारों तरफ आपने गर्म पानी वगैरह लगाया, तो फिर क्या हो गया, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो बर्फ पिघल गई, पिघलने पर क्या है, हमने उसकी डेप्थ को देख लिया कि पानी की कितनी, इससे कितना पानी बन गया, तो उस पानी की डेप्थ को देखेंगे। हमने देखा भाई पिघलने के बाद में जो उसमें पानी बचा बाल्टी में, वो बचा कितना हमारा 0.3 मीटर। तो अब हम क्या कहेंगे कि कितना वाटर इक्विवेलेंट है, 1 मीटर तो स्नोफॉल बराबर 0.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ये दोनों बराबर बात हो गई ना, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, तो ये होता है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। तो हम कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट में बताओ, तो आप क्या बताओगे, डेप्थ के रूप में बताओगे, लेकिन किसकी डेप्थ, अब की बार हम बताएंगे पानी की डेप्थ, स्नो को बता रहे पिघला करके पानी। तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो इसके रूप में आप कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, डेप्थ के रूप में जो अपन निकालते हैं वो केवल मैंने बताया आपको रॉड से निकालते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्नो स्टैक्स। नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनेगा, स्नो स्टैक से क्या ज्ञात करते हैं,
इससे क्या ज्ञात करेंगे, स्नोफॉल की वॉल्यूम, डेप्थ, इससे केवल हम डेप्थ निकालते हैं। इसके लिए जो हम बोर्ड लेते हैं स्नो का, मतलब हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर का एक बोर्ड लिया जाता है ना, बोर्ड नहीं, 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर का मिनिमम एरिया हम यूज करते हैं किसके लिए, रेनफॉल मेजर करने के लिए। ऐसे ही एक हम बोर्ड लेते हैं बिल्कुल प्लेन, जिस बोर्ड के ऊपर हम स्नोफॉल को गिरने देते हैं, तो उसका जो एरिया होता है लगभग 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर का बोर्ड लेते हैं हम, ठीक है। स्नो बोर्ड का जो हम यूज करते हैं, स्नो बोर्ड का जो साइज है क्या होता है, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी डेप्थ के, तो इसके ऊपर स्नो गिरेगी और उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, स्नो स्टैक से, जो रॉड थी ना उससे हम ज्ञात करते हैं। ये होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, इसको हम ज्ञात करते हैं दो चीजों से। या तो आप ज्ञात करते हो स्नो गेज से, जैसे रेन गेज होता है ऐसे स्नो गेज होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, ट्यूब्स, स्नो ट्यूब्स। जो स्नो गेज होते हैं ना वो भी सेम वही है, बस हमें किसी ना किसी चीज के अंदर उस स्नो को इकट्ठा करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बकेट, बाल्टी बता रहा था, ऐसे एक सिलिंड्रिकल बाल्टी होती है, बस पूरा भाई बकेट और सिलिंड्रिकल बकेट में क्या अंतर है, बकेट का बॉटम जो उसका डायमीटर कम होता है, तो टॉप डायमीटर ज्यादा होता है। अगर दोनों डायमीटर सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्नो गेज बोलेंगे। और वो जो डायमीटर है लगभग 203 mm होता है। डायमीटर क्या होता है स्नो गेज का, डायामीटर होता है इसका 203 mm। और इसकी जो हाइट बोलो या फिर डेप्थ बोलो, वो रेंज डिपेंड करती है भाई कितनी, 60 mm से कुछ सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से लेकर के मीटर तक होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डिपेंड करता है। हैवी स्नोफॉल है, लाइट स्नोफॉल है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका डायमीटर कितना होगा, हाइट कितनी होगी। स्नो ट्यूब भी ऐसी होती है। स्नो ट्यूब भी क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल, उसके अंदर स्नो को आने देते हैं, उसको बाद में हम पिघला लेते हैं, कैसे, गर्म कमरे में ले जा करके, और उसकी हम डेप्थ को मेजर कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम क्या ज्ञात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, स्नो का वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं कि पानी के रूप में कितनी स्नोफॉल हुई है। तो ये थी हमारी किस रिलेटेड चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ स्नोफॉल से। इसमें मैं आपको बता देता हूं भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है स्नो स्टैक, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि हम स्नोफॉल का मेजरमेंट करते हैं किसके रूप में, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब पर सेकंड में, mm पर और में। इस तरह से पूछेगा आपसे, किस में निकालते हैं, डेप्थ के रूप में निकालते हैं स्नो का भी। और किसके द्वारा निकालते हैं, स्नो स्टैक्स के द्वारा निकालते हैं। और वाटर इक्विवेलेंट किससे निकालेंगे अपन, स्नो गेजेस के द्वारा। वो क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जिसको हम पिघला लेते हैं। और वो भी क्या बता रहा है भाई, डेप्थ के रूप में तो बता रहा है, दोनों ही हम वॉल्यूम के रूप में नहीं निकालते कभी भी। तो ये होती है हमारे मेजरमेंट ऑफ स्नोफॉल। तो मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल दोनों हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रेनफॉल के अंदर ही, कि रेन गेज डेंसिटी। रेन गेज डेंसिटी तो हमारा वही टॉपिक चल रहा है, रेनफॉल ही, उसी में हम पढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम सब हेडिंग डालेंगे क्या, रेन गेज डेंसिटी। ये क्या होती है भाई रेन गेज डेंसिटी? देखो सिंपल सी बात है कि डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है, डेंसिटी वर्ड का मतलब है किसी चीज में कोई चीज कितनी मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। बहुत प्रकार की डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, कोई सी भी डेंसिटी ले लीजिए, ट्रैफिक डेंसिटी। सभी डेंसिटी का मतलब क्या है, उसका मतलब है किसी चीज में कोई चीज कितनी मौजूद है। जैसे मास डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर वॉल्यूम में कितना मास कवर हो पा रहा है, कितना मास उसके अंदर आ पा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मास डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल आ पा रहे हैं, वो क्या होती है, ट्रैफिक डेंसिटी। ऐसी हमारी क्या है, रेन गेज डेंसिटी। ये क्या होती है, रेन गेज डेंसिटी बराबर रेन गेज अपॉन में एरिया, मतलब किसी एरिया में कितने रेन गेजेस आ पा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन गेज डेंसिटी। जनरली किलोमीटर स्क्वायर में चलता है हमारा ये, तो रेन गेज पर किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर मतलब इतने किलोमीटर बाय इतने किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने रेन गेज आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रेन गेज डेंसिटी बोलते हैं। तो रेन गेज डेंसिटी आपने लिख लिया। अब बात आती है कि हमारे रेन गेज डेंसिटी जो है कितनी ली जाती है, कोडल प्रोविजन क्या है, IMD क्या हमें डिनोट करता है। तो हम लिखते हैं इसको टेबल के रूप में,
देखो हमारे 3 केसेस बनते हैं। ये तो हमारा एरिया, कौन से एरिया में आप रेन गेज को लगाना चाह रहे हो, और ये क्या हमारी रेन गेज डेंसिटी। ठीक है, तो एरिया पहला आता है हमारा। अगर एरिया कैसा है, प्लेन है, तो कितने रेन गेज डेंसिटी होगी उसकी रेन गेज डेंसिटी होगी हमारी, उसकी रेन गेज डेंसिटी होगी 1 रेन गेज पर 520 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है एरिया हैविंग एवरेज एलिवेशन इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको। तीसरा है कैसा एरिया, हिली एरिया है, तो यहां पर लगाते हैं हम 1 रेन गेज पर 262 अब देखिए भाई, प्लेन एरिया है तो 520 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया कितना होना चाहिए, प्लेन है तो कैसा है, कितने 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 लगाएंगे। मतलब अगर किसी क्षेत्र का एरिया कितना है 5200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो टोटल कितने रेन गेज लगेंगे उस क्षेत्र में, 10 लगेंगे, क्योंकि 520 पे लगता है 1, तो 5200 पे कितने लगेंगे, 10 रेन गेज लगेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा है, ये क्या है, एरिया हैविंग एवरेज एलिवेशन, मतलब कैसा एरिया है, चाहे वो रोलिंग हो या कैसा हिली है, लेकिन किस तरीके का है, इस तरीके का है, उसकी कंडीशन ऐसी है। कैसे हाइट लेते हैं, एमएसएल से लेते हैं हम एवरेज। एमएसएल से हमने देखा इसका पीक, कुछ ऐसे इलाके होते हैं ना पहाड़ी क्षेत्र, इस तरीके के सबके पीक ले लिए हमने, उन सबका हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो ये जो एवरेज हाइट आई है वो आई है हमारी कितनी, 1000 मीटर। ठीक है, तो इस 1000 मीटर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एवरेज एलिवेशन क्या है इस एरिया का, लगभग 1000 मीटर है। 1000 हो या 1000 से कम हो, 900, 800, 700, 600, 500, 100, तो उस एरिया के लिए कितने लगाएंगे, 1 रेन गेज लगाएंगे। कितने एरिया में, 260 से लेके 390 किलोमीटर स्क्वायर। 290 किलोमीटर स्क्वायर है, चाहे 300, चाहे 340, 50, 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक कितना लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे। उससे ज्यादा होने पर हम बढ़ाएंगे। तीसरा हिली एरिया है, अगर पहाड़ी इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा डेविएशन है, तो उस इलाके में हम कितना लगाएंगे, 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 लगाएंगे। 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 लगाएं, क्योंकि वहां पर स्लोप क्या है, ज्यादा होती है। रेनफॉल कैसी होगी वहां पर, उस इलाके में बहुत तीखी होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती। अब आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कैसा लगा रखा है, जो हमारा प्लेन सरफेस से बिल्कुल वर्टिकल लगा रखा है। बारिश हो रही है ऐसी तिरछी हो रही है, तो क्या उसके अंदर प्रॉपर मेजरमेंट हो पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगा, गलत होगा। तो गलत होगा तो हम क्या करें, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमको वहां पर नंबर ऑफ रेन गेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, हमको रेन गेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हिली एरिया में कितने लगाते हैं, 130 में 1। अब आपसे पूछे, क्वेश्चन कई प्रकार का बनता है, आप खुद के लिए ध्यान रखना। देखो अगर आपने गौर किया हो तो 13 का पहाड़ा चल रहा है एक तरह से, 13 दूनी 26, 13 13 13 चौक 52, तो इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। अब अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि हिली एरिया में, या फिर पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा रेन गेजेस किस एरिया में लगते हैं, सबसे ज्यादा रेन गेज किस एरिया में लगते हैं, प्लेन एरिया हैविंग एवरेज एलिवेशन, हिली, इस तरह से पूछता है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा किस में लगेंगे, प्लेन में बिल्कुल नहीं लगेंगे, किस में लगेंगे भाई, हिली में लगेंगे। वो देखो प्लेन में लिख रहा है 1 रेन गेज पर 520 किलोमीटर स्क्वायर, 520 में 1 लग रहा है,
और अगर हिली एरिया होता वो, तो हिली में कितने लगते हैं, 130 में 1 लगता है, तो 520 में कितने लगते, 4 लगते भाई। अगर वो हिली होता तो कितने लग जाते, उसमें 4 रेन गेज लग जाते, क्योंकि हिली के अंदर 130 किलोमीटर स्क्वायर पर लग जाता है एक तो 520 पर कितने लगेंगे, 130 इंटू में 4 करोगे तब कितना आएगा हमारा, 4 रेन गेज। सबसे ज्यादा किस में लगते हैं, हिली में। क्यों लगते हैं, क्योंकि उसमें रेनफॉल इंटेंसिटी कैसी होती है, स्टीप होती है, बहुत ज्यादा तिरछी होती है। तो ये हमारी बातें थी रेन गेज डेंसिटी से रिलेटेड। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, रेनफॉल ही चल रहा है उसमें, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो सब हेडिंग डालेंगे अपन, क्या, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे अपन। पहले तो मैं आपको बताता हूं भाई ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या है। हमें ऑप्टिमम वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम, तो हम इसको देखते हैं पहले। एक तो होता है मिनिमम पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा मैक्सिमम। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं भी किसी बीच की कंडीशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी जो है खा सकते हैं 6, ठीक। आप कितनी रोटी खा सकते हैं, कितनी ही भूख लग रही हो आपको, बहुत ज्यादा भूख लग रही तो आप, ठीक। और आपने जो रोटी कम से कम कितनी खाई है, कि भाई जब भी बैठता हूं कम से कम 2 रोटी तो खाते खाता। तो मिनिमम आपकी कैपेसिटी कितनी रोटी खाने की, 2, और मैक्सिमम कितनी है, 6 है। 6 का वजह आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आपने 6 खाई, इससे ज्यादा नहीं खाई। लेकिन क्या है, आपको काम करना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको केवल डेली रूटीन का काम करना है। कितनी रोटियां आपके लिए सफिशिएंट हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, भाई 4 रोटियां मेरे लिए काफी, 4 रोटी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ना तो मैं भूखा हूं और ना ही मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, 4 रोटियां मेरे लिए सफिशिएंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम। ये है वैल्यू हमारी ऑप्टिमम। तो आपसे पूछी जाए ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम मैक्सिमम बीच की वैल्यू होती है, जहां पर हमारी कोई भी चीज क्या हो जाती है, सफिशिएंट डेटा क्रिएट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। यहां से आपको समझ में आएगा कि कितने रेन गेज हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे किसी एरिया में। इससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह जो मैंने अभी आपको बताया रेन गेज डेंसिटी, ये हमको कोड ने वैल्यूज दी है कि इतने एरिया में इतना रेन गेज होना चाहिए। तो अब ये चीज पढ़ने की जरूरत कहां से आ गई, जब कोड ने बता ही दिया कि भाई इतने एरिया 520 किलोमीटर स्क्वायर में 1 लगा दो, तो हम ये क्यों ज्ञात कर रहे हैं फिर कि इस वाले एरिया में, प्लेन एरिया में कितने रेन गेज लगेंगे। आपको अगर बोल दिया भाई 5200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, बताओ कितने लगेंगे, तो आपको तो कोड ने दे दिया, तो आपने बता दिया भाई 10 लग जाएंगे। 520 पे 1 लगता है, 5200 पे 10 लग जाएंगे। फिर हम ज्ञात क्यों कर रहे हैं अलग से फॉर्मूले के द्वारा, अरे भाई आरसीसी का जो कोड होता है 456 अपना जो कोड है, और दूसरे जो अपना और कोई सा ले लो आप आरसीसी के अलावा, हमारे स्टील कोड है, तो जो भी हमारे कोड हैं वो आपको एक वैल्यू फिक्स करते हैं। क्यों करते हैं, वो एक निश्चित पैरामीटर बनाने के लिए, भाई इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम करो। आपको एक उसने बुनियाद दी है, बस आप केवल उसको चेक करते हो। आपने क्या किया, डिजाइनिंग जब आप करते हो तब आप केवल यही तो करते हो, आपने निकाल लिया डिजाइनिंग, मतलब आपने एएसटी एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करने के बाद में हम चेक करते हैं कि हम कोड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। आपने देखा मिनिमम स्टील जो है कोड ने हमको इतनी बता रखी है, इस फॉर्मूले से लगा 4%, 5%, मैक्सिमम हमारी कितनी है, तो हमने केवल चेक करते हैं चीजों से। हम मिनिमम मैक्सिमम के बीच वाली वैल्यूज हम चेक करते हैं, लेकिन डिजाइनिंग तो हम खुद कर रहे हैं। डिजाइनिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो आप, जो भी आपको मोमेंट कैरी करवाना है उसके अकॉर्डिंग आपने एएसटी को निकाला है। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, कोड तो आपको बस गाइड कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही अब यहां पर है, हमारे यहां पर किस चीज की बात हो रही है कि हमको कोड ने दिया हुआ है कि 520 किलोमीटर स्क्वायर पर 1 लगता है प्लेन में, ठीक है। लेकिन अपन को ज्ञात तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो वही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे लिए सफिशिएंट कितने रेन गेज होंगे। तो वह है हमारा n = CV/E²। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था भाई इस पे, और क्वेश्चन बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसको करेंगे अभी हम। यहां पर CV क्या होता है, CV होता है
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ई क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। दोनों चीजें क्या है, तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एन बराबर सी बी अपॉन ई का होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये, ई क्या है, स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, सबको मालूम भाई एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं हो सकता। जितनी रेनफॉल ऊपर से ऊपर वाले ने नीचे भेजी है, क्या उतनी आप एग्जैक्टली मेजर कर लोगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाए। लॉसेस भी हो रहे हैं, बारिश जो है इधर उधर टेढ़ी भी हो रही है, बिल्कुल सीधी भी नहीं हो रही कि चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा भी नहीं हो रहा, बिल्कुल वर्टिकल भी नहीं है। तो मतलब क्या, विचलन तो होगा। विचलन को अपन किससे बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो हम क्या कह रहे हैं, एरर तो आएगी, जो भी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो डेटा है, एरर तो आएगी, एग्जैक्ट तो आ नहीं सकती। लेकिन हम कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं यार, 10% अगर एरर हो भी जाती है ना, मान लीजिए 100 mm एग्जैक्ट रेनफॉल कितनी थी, 100 mm थी, लेकिन हम 100 mm ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। हम कितनी ज्ञात कर पा रहे हैं, 90 mm हमको प्राप्त हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, 10% एरर है इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर ये जो हम बता रहे हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप चाहे 10% एरर रख लो, 20% एरर रख लो, इतनी एरर रखने के बाद कितनी हमारी आ रही है रेनफॉल, वो बता दीजिए। कि चाहे हमको तो रेनफॉल बता दी, रेनफॉल इतनी रेनफॉल हुई है और इसमें एरर इतनी हो सकती है, 10%, 5%, 6%, तो वो है हमारी स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अब देखो भाई लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या बना था, लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था कि एक्यूरेट रेनफॉल मेजरमेंट के लिए मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। कुछ इस तरह से ऑप्शन थे, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं ऑप्शन कौन कौन से थे। नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। अब ये चीज तो ना तो डेटा हमने कहीं पे पढ़ा किसी किताब के अंदर, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज दी हुई जैसे सीवी और ई की वैल्यू दे रखी हो। सीवी या ई की वैल्यू देता ना वो, तब भी हम निकाल देते कि भाई सीवी और ई हमको दे देता, हम इस फॉर्मूले में पुट करके एन की वैल्यू को निकाले। क्या करें इसके अंदर, अब देखो आप इसको ना कैसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मैं अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, आप इसको फिजिकली सोच करके भी कर सकते थे, ठीक है, और दूसरा आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहो तब भी आप इसको निकाल सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर सोचोगे इस फॉर्मूले से, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट का मतलब क्या है, मतलब कितनी एरर, 0% एरर, 100% परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो एरर कितनी होगी, 0%। किसी भी वैल्यू में आप 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, अनंत ही तो आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, इनफाइनाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए क्या है, स्मार्ट क्वेश्चन था ये। अब अगर आप इसको फिजिकली सोचना चाहो ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा और फॉर्मूला आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे कि इसमें डेटा तो है नहीं, तो आप सोच भी सकते हो कि अगर मेरे को एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो जो बारिश होगी ना, मैं उसकी एक बूंद भी इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए। जब एक बूंद भी इधर उधर ना गिरे, उसके लिए क्या करो, हर बूंद के नीचे लगा दो एक रेन गेज, हर एक बूंद के नीचे रेन गेज लगा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा। अब हर बूंद के लिए कितनी बूंदों के लिए लगाओगे, हर बूंद कितनी बूंद हो गई भाई, अनंत बूंदे हैं वो, तो अनंत लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, आप कैसे भी इसको सोच सकते हो। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला ये है, इस तरह से निकालते हैं। तो आप नोट में लिख लेंगे इस चीज़ को, आप किस में लिख लेंगे, नीचे करके नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि रेनफॉल का मेजरमेंट, एक मिनट, इसमें क्या लिखेंगे, रेनफॉल का एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, रेनफॉल के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अनंत रेन गेज की आवश्यकता होती है, अनंत रेन गेज की आवश्यकता होती है। ठीक, लास्ट के WRD का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं पेपर में, पेपर डाउनलोड कर लेना, उस पर आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। एक चीज और इसी के अंदर आप लिख लेंगे, इसी में नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 1 तो ये था, नोट नंबर 2 लिखेंगे। एक चीज होती है रेनफॉल की कंसिस्टेंसी, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी
क्या होती है ये? देखो भाई, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी को डबल मास कर्व के द्वारा ज्ञात करते हैं। भाई मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, उससे हम रेनफॉल का मेजरमेंट कर रहे थे कई सालों से, बिल्कुल ऐसे चल रहा था उसका, भाई इस साल इतने रेनफॉल, इस साल इतनी, जुड़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने यहाँ रखा हुआ था कई सालों से, सही कर रहा था काम, आंधी तूफान आई या फिर हमने इंस्ट्रूमेंट हटा करके कहीं और लगा दिया, कुछ भी चेंजेस हो गए उसके अंदर, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होने से क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, कुछ भी हो गया। इस साल उसके अंदर क्या है, मेजरमेंट सही नहीं हो पाया, तो क्या करें, इस साल मेजरमेंट इसके अंदर सही नहीं मेजर कर पाए हम, या फिर उसमें कुछ विचलन आया, तो हम किससे ज्ञात करते हैं, कुछ भी खराब भी होगी, ये ज्ञात तो कर रहा है, ये ज्ञात तो कर रहा है रेनफॉल को, लेकिन इसके अंदर गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी को हम कह, गड़बड़ी होती क्या, ऑटोमेटिकली जो कर्व है ना ये यूं चेंज हो गई इस साल से, मेजर तो कर लेकिन अब हम समझ गए। तो ये कितनी कर्व बन चुकी, डबल कर्व हो गई, मास का मतलब पानी की वॉल्यूम से रहता है, तो डबल मास कर्व बनी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसी कर्व को, अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, इसी कर्व को हम ऐसे डैश डैश करके आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर पाते हैं कि अब इसका जो, वैसे तो ये गलत दे रहा है डेटा हमारा ये, लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, हमारा नीचे वाला होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात करते हैं, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी को, कि रेनफॉल जो है उसकी निरंतरता कितनी है, इस साल कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेनफॉल की कंसिस्टेंसी को कैसे ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन में क्या मिलेगा, इनफ्लो कर्व, आउटफ्लो कर्व, इनफ्लो आउटफ्लो कर्व, कैपेसिटी इनफ्लो कर्व, डबल मास कर्व, तो किससे ज्ञात करते हैं, डबल मास कर्व से। इस सब्जेक्ट में हम तीन कर्व पढ़ चुके हैं, एक हमने इनफ्लो आउटफ्लो कर्व पढ़ी थी, उससे हम 50 यूनिट के अंदर, उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी को, और एक हमने ज्ञात करी थी कैपेसिटी इनफ्लो कर्व, उसके द्वारा अपन क्या ज्ञात करते थे, ट्रैप एफिशिएंसी रिजर्वायर की। तीसरी है हमारी डबल मास कर्व, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, रेनफॉल की कंसिस्टेंसी को। बात क्लियर है? तो ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। इसके बाद फिर अपन इसका इसी का सब हेडिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मिसिंग रेनफॉल को अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं, कौन से डेटा के द्वारा हम ज्ञात करते हैं मिसिंग रेनफॉल को, उसको नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।